स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो बीच में टॉपिक रह गया था कि जो रिवोल्यूशनरी थे यानी रिवोल्यूशन थे, उनके बीच में संचार का माध्यम कैसा था। द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम, प्लानिंग, योजना एंड कोऑर्डिनेशन और समन्वय, यानी क्या वो योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे थे, क्या उनमें संचार का माध्यम अच्छा था, यही टॉपिक है। द हिस्टोरियन सजेस्ट दैट द रिबल्स वर वर्किंग इन ए प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेशन मैनर। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विद्रोही थे वो योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे थे। प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैटर होता है समन्वित ढंग, योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे, यानी तालमेल था। कोऑर्डिनेटेड मैटर का मतलब होता है तालमेल था उनमें। द मेन काजेज ऑफ द सिमिलरिटी फाउंड इन द पैटर्न ऑफ रिवोल्ट ऑकरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले विद्रोहों के प्रारूप में यानी पैटर्न ऑफ रिवोल्ट में समानता का मुख्य कारण था ले इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। भिन्न भिन्न स्थानों पे जो विद्रोह हो रहा था उसमें सबसे बड़ा समानता का कारण यह था कि उनमें एक योजना थी, एक योजना और एक तालमेल था। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पे, इट कैन बी सेड विद सर्टेनली, किसे आसानी से कहा जा सकता है कि दैट देयर वाज ए गुड कम्युनिकेशन, कि उनमें अच्छा तालमेल था या अच्छे संबंध स्थापित थे बिटवीन द सिपाही लाइन ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स, कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के मध्य अच्छा तालमेल था। फॉर एग्जाम्पल, when in early May the 7th Awadh irregular cavalry refused to use the new cartridge। जब मई के प्रारंभ में 7वीं अवध रेजिमेंट यानी अवध इरेगुलर कैवलरी ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा, दे हैड रिटर्न टू 48 नेटिव इन्फेंट्री that they had acted for the faith and awaited the 40th order। उन्होंने लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला ले लिया है और हम 48 जो इन्फेंट्री है उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। It makes it imply clear that there were close link of communication between different cantonments। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न छावनियों के मध्य अच्छा कम्युनिकेशन था, यानी उनको 48 जो इरेगुलर कैवलरी थी उनका जवाब जल्दी ही मिला होगा, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि विभिन्न जो छावनियाँ थी उनके मध्य संचार संपर्क थे वो अच्छे थे। द सिपाही और देयर मैसेंजर वर वर्किंग वेरी इफिशिएंटली इन ट्रांसमिटिंग न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिपाही अथवा उनके संदेशवाहक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पे अपने समाचार थे बहुत जल्दी जल्दी पहुंचा रहे थे। दे वुड ओनली मेक प्लान ऑफ रिवोल्ट एंड वुड ओनली डिस्कस अबाउट द रिवोल्ट। परस्पर मिलने वाले जो सिपाही थे वो केवल विद्रोह के विषय में ही बात करते थे। हेयर ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज as to how the plans of revolt were prepared and who were the planners। यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि विद्रोह की योजनाओं को किस प्रकार बनाया गया था और कौन थे इसके योजनाकार। It is not easy to answer all these questions on the basis of available evidences। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पे इनका उत्तर देना बड़ा कठिन कार्य है। However, it can be said with a certainty that the revolt was well planned। लेकिन यह साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है
कि यह जो विद्रोह था यह सुनियोजित था। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन हियरसे ऑफ अवध मिलिट्री पुलिस हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द मटनी, कि जिस स्थान पर कैप्टन हियरसे नियुक्त था उसी स्थान पे 41st नेटिव जो इन्फेंट्री थी वो भी तैनात थी, और उसकी सुरक्षा का जिम्मा था वो 41 नेटिव इन्फेंट्री के पास था। नेटिव इन्फेंट्री was also stationed at the place where Captain Hearsay was stationing. 41 नेटिव इन्फेंट्री भी वहीं नियुक्त थी जहां पे कैप्टन हियरसे नियुक्त था। इन्फेंट्री का तर्क था कि वे सभी अपने गोरे अफसरों को मार चुकी है, इसलिए अवध जो मिलिट्री है, जो कैप्टन हियरसे था, इसको स्टेशनिंग यानी इसकी पोस्टिंग थी 41st नेटिव इन्फेंट्री के आसपास। ये बिलोंग करता था अवध मिलिट्री से रिलेटेड था, यानी अवध मिलिट्री में पोस्टिंग थी और उसकी जो स्टेशन उसको मिला हुआ था वो 41st नेटिव इन्फेंट्री के आसपास मिला हुआ था। तो 41st नेटिव इन्फेंट्री लिखती है अवध इन्फेंट्री को कि वो अपने सभी गोरे अफसरों को मार चुकी है, इसलिए या तो वो कैप्टन हियरसे को 41st इन्फेंट्री को सौंप दे या वो खुद उसे मार दे। लेकिन अवध इन्फेंट्री ने इन दोनों कामों में से ही किसी को भी स्वीकार नहीं किया। बट द मिलिट्री पुलिस रिजेक्टेड बोथ दीज प्लीज, उसने दोनों ही अपीलों को अस्वीकार कर दिया। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन ऑर्डर टू रिसॉल्व दिस इश्यू ए पंचायत कंपोज्ड ऑफ नेटिव ऑफिसर ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट शुड बी कन्वेड, और इस विषय के समाधान के लिए प्रत्येक रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई, और चार्ल्स बाल, one of the earliest historians writing on the revolt, state that such panchayat were frequently conveyed at night in the spoil line of कानपुर। और चार्ल्स बाल जो विद्रोह के प्रारंभिक इतिहासकारों में से एक थे, उसने उल्लेख किया है कि जो ये रिवोल्यूशनरियों की पंचायतें थी इनमें भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। ये पंचायतें सिपाही लाइनों में आयोजित की जाती थी, और इससे यह भली भांति यानी इट इज़ क्लियर दैट रिवोल्यूशनरी लाइंस में जो कम्युनिकेशन था, प्लानिंग था और कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि सारे सिपाही थे वो पुलिस लाइनों में ही रहते थे। उनमें से अधिकांश की जाति थी वो एक ही रहती थी, और वो फैसले भी सामूहिक रूप से कर लेते थे। तो इस आधार पे कह सकते हैं हम कि उनमें कम्युनिकेशन था, यानी जब ये सिपाही लाइनों की पंचायतें आयोजित की गई, इनमें डिसीजन हुआ कि वो अंग्रेज ऑफिसर्स के साथ सामना कैसे करेंगी, किन किन ऑफिसरों को उसमें उन्होंने मारना है, और कैसे उनके अंदर मैसेज जो कन्वे हो रहे थे उन तरीक़ों से पता लगता है कि वो विद्रोही थे, वो पूरी तरह से प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे, उनको अच्छी गाइडलाइनें अपने ऑफिसर से मिल रही थी। The objective of the rebels, विद्रोहियों का उद्देश्य, measure to establish unity, एकता स्थापित करने के उपाय। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैं आपको इसको हिंदी में बता रहा हूँ। कि 1857 के, इसमें भी समझ में नहीं आएगा, विद्रोहियों का उद्देश्य या एकता स्थापित करने के उपाय। कि 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके द्वारा जारी की गई घोषणाओं से उनका उद्देश्य पता लगता है।
उल्लेखनीय है कि इन घोषणाओं में जाति और धर्म के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया गया था। यानी जो घोषणाएं की गई थी वो मुस्लिम शहजादों, यानी जिनके जो फादर थे या नवाब थे उनको अरेस्ट किया जा चुका था, तो जो राजकुमार बचे हुए थे उनके नाम पर, या जिनकी रियासतें ज़बरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गई थी, उनके नाम पर इन घोषणाओं को किया गया था और इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं का आदर रखा गया था। वास्तव में इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसे संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ और हानि एक समान रूप से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए विज्ञापनों में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले के गौरवपूर्ण हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया गया था और इस बात पर बल दिया गया था कि मुगल सम्राटों के द्वारा सभी धर्मों का आदर किया जाता था। यानी स्वयं अकबर का भी उदाहरण दिया जा रहा था कि उन्होंने एक दीन इलाही धर्म चलाया था जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से दर्जा मिला था। मुगल सम्राट बहादुर शाह के नाम से जो घोषणा जारी की गई थी उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों के नाम पर जनता को संघर्ष में भाग लेने का अनुरोध किया गया था। इसी प्रकार 25 अगस्त 1857 को जारी की गई आजमगढ़ घोषणा से हमें विद्रोहियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस घोषणा में उद्घोषित किया गया था कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट खड़े हुए हैं और सभी जो वर्ग थे उन वर्गों के अपने अपने हित थे वो इन घोषणाओं से जुड़े हुए थे। अगर बात करें हमें जमींदारों की, सेक्शन 1 है जमींदार, यानी कैसे जमींदारों ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, तो आप इस बार इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। It is evident that British government is making जमींदारी settlement have imposed exorbitant जुमाज revenue remand, यानी जमींदारी जो बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जो राजस्व थोप दिया था और जमींदारों से उनकी जागीरें जो छीन ली गई थी, बकाया लगान न चुका पाने के कारण उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई थी और हद तो यह थी कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर अथवा किसी गुलाम की ओर से जो भी मुकदमा दाखिल किया जाता था उसका फैसला सुनाया ही नहीं जा रहा था। इसलिए जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के अननेसेसरी खर्चे के कारण जो जमींदारों की अपीलें लंदन जो न्यायालयों में गई थी उनका निपटारा ही नहीं किया गया, जिसके कारण जमींदार बिल्कुल इसके खिलाफ हो गए थे। दूसरे, रिगार्डिंग मर्चेंट्स, व्यापारियों को क्या नुकसान पहुंचा, तो ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़ा, जहाज और तमाम बेहतरीन और मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार पर उन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया था और सारा जो प्रॉफिट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन शासन को ही जाना शुरू हो गया था और बादशाही सरकार बनने पर भी इन फरेबी तौर तरीकों को समाप्त कर दिया गया था। जल और थल से होने वाले सभी प्रकार का व्यापार भारतीय व्यापारियों के लिए नहीं खोले गए थे, खोल दिया गया था। इसलिए प्रत्येक व्यापारी का यह उत्तरदायित्व था कि वो इस संघर्ष में भाग लें। यानी कि इसमें एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड ऑफ ऑल द फाइन एंड वैल्यूएबल मर्चेंट साइट। ब्रिटिश सरकार ने जो तमाम बेहतरीन और जो मूल्यवान वस्तुएं थी उनका व्यापार था उस पे अधिकार खुद कर लिया था, यानी वन अथॉरिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। सरकारी कर्मचारियों ने भाग क्यों लिया, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ चुके हो।
जैसे सैनिकों ने भाग क्यों लिया कि उनकी वेजेज और भत्ते असमान थे, उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती थी। और प्रशासनिक और सैनिक दोनों ही सेवाओं में उनकी जो सेल्फ एस्टीम थी, उसको डिग्निटी और सेल्फ एस्टीम थी, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। रिगार्डिंग आर्टिसियन, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इंग्लैंड में जो निर्मित वस्तुएं थी उनको भारत में ला करके यूरोपियों ने हमारे जो कारपेंटर्स थे, ब्लैक स्मिथ थे, शू मेकर्स थे, इन सब को नौकरी से लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और रिगार्डिंग पंडित्स, फकीर एंड अदर लर्न्ड पर्सन, पंडित फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के संरक्षक थे और यूरोपीय दोनों ही धर्मों के शत्रु थे। इसलिए दोनों, यानी कि जो भी प्रोपगेटर थे, फकीर थे, पंडित थे, उनके अपने अपने धर्मों के जो हित थे वो इनसे जुड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उठ खड़े हुए। यानी मेन जो इस सेक्शन की रीडिंग है वो क्या है कि विद्रोहियों ने विद्रोह में एकता स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किया। यानी जो भी सोशल कैटेगरी थी, चाहे वो पंडित थे, फकीर थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, या मर्चेंट्स थे, या कारपेंटर्स थे, या ब्लैक स्मिथ थे, या पब्लिक सर्वेंट थे, या ट्रेडर्स थे, या जमींदार थे, उन सबको एक यूनिटी में बांधने का रेबल्स ने प्रयास किया था, ताकि वो सब लोग मिलकर के अपने अपने हित तो साधे ही और साथ ही इस विद्रोह में भाग भी लें।